फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फीटल अफेक्शन इन RH नेगेटिव वुमेन ये वीडियो लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से मेरे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो में मैं ये वीडियो जो है मेरे प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूशन में मैंने बनाया है। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था दैट वाज अबाउट RH नेगेटिव वुमेन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें कि मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था कि अगर वुमेन आइजो इम्यूनाइज्ड हो जाती है और उसके बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं तो वो किस तरह से फीटस के ऊपर बुरा असर डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं अब ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि फीटस के ऊपर क्या क्या बुरा असर पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि द एंटीबॉडी फॉर्म्ड इन मैटरनल IgG क्रॉसेस द प्लासेंटल बैरियर एंड एंटर्स इनटू फीटल सर्कुलेशन. The antibody will not harm RH negative fetus, but if fetus is RH positive, these antibodies get attached to fetal RBC and then these RBC are hemolyzed and removed by reticuloendothelial system. So as I have already explained in my previous video, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें कि किस तरह से अगर मदर के सिस्टम में RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज अगर बन गए हैं तो वो प्लासेंटा के थ्रू फीटल सर्कुलेशन में एंटर होते हैं। और अगर फीटस RH निगेटिव है तो उसके ऊपर उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये एंटीबॉडीज है ये RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट है। और अगर फीटस RH पॉजिटिव है तो उसके ऊपर में ये बिकॉज ऑफ दोज एंटीबॉडीज हम उस फीटस के RBC हेमोलाइज होना शुरू हो जाएंगे। So depending on amount of RBC destruction, various types of fetal hemolytic diseases may appear. These are loosely termed as erythroblastosis fetalis. So कितने ज़्यादा antibodies fetal blood में enter हो रहे हैं और कितना ज़्यादा RBC हेमोलाइज हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि फीटस पे क्या असर पड़ता है। और ये सारे जो अफेक्ट हो रहा है फीटस के ऊपर, जो अफेक्शन हो रहा है वो जो है उसको एक टर्म दिया गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये जो है दीज मैनिफेस्टेशन ऑफ हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, इसमें 3 कंडीशन आते हैं। जो सबसे पहला कंडीशन है वो है हाइड्रोस फीटालिस। दिस इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ RH हेमोलाइटिक डिसीज। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है फीटल RBCs का, जिसकी वजह से फीटस में सीवियर एनीमिया हो जाता है और एनीमिया की वजह से टिश्यू एनॉक्सीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। इसका जो है बैड इफेक्ट पड़ता है फीटस के हार्ट, ब्रेन और प्लासेंटा पे। Placenta undergoes hyperplasia to absorb more oxygen, but due to less hemoglobin, anoxemia continues. This leads to damage to the liver and hypoproteinemia, which will lead to generalized edema, जिसे hydrops fetalis नाम दिया गया है, ascites and hydrothorax. यहाँ पे जो बेबी है either it will be stillborn or macerated or alive. If the baby is born alive, it dies soon after. Fetal death occurs sooner or later due to congestive cardiac failure. So this is the most serious form जिसमें कि फीटस को हम बचा नहीं पाते, या तो वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उसका डेथ हो जाता है, या फिर अगर वो बॉर्न भी होता है अलाइव तो वो CCF की वजह से बहुत जल्दी उसका डेथ हो जाता है। डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोप्स फेटालिस, मतलब हम किस तरह से पहचानेंगे कि जो ये मदर है या ये इसमें ये जो बेबी है उसे हाइड्रोप्स फेटालिस हुआ है। मदर इज एक तो हिस्ट्री में हमें पता चलेगा कि मदर इज RH नेगेटिव। सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स प्रेजेंस ऑफ RH एंटीबॉडीज। देयर में बी प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोम्यूज। देन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अफेक्शन ऑफ बेबी ड्यू टू हेमोलाइटिक डिसीज, इसके पहले भी मदर हिस्ट्री देगी कि इसके प्रीवियस फीटसेस को भी कोई ना कोई हेमोलाइटिक डिसीज था। USG shows edema of scalp, skin, pleura and pericardial space. X-ray reveals Buddha position, that is halo around head due to edematous scalp. So you can see this picture. Usually जो भी कई बार गॉड्स की पिक्चर में ये सर के चारों तरफ पे से लाइट का हैलो दिखाया जाता है, इसको हैलो बोलते हैं। बिकॉज फीटस के जो स्कैल्प है उसमें बहुत सारा फ्लूइड कलेक्शन हुआ है तो उसके हेड के चारों तरफ हैलो नजर आएगा इन द एक्सरे। आई विल शो दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड।
At birth, baby looks edematous, pale with enlarged abdomen and ascites. Placenta is large, pale, edematous with fluid oozing from it. So यहाँ पे मैंने पिक्चर लाया है कुछ हाइड्रोप्स फेटालिस वाले फीटस का. You can see that enlarged abdomen and massive edema, large size of placenta. You can see all this. ये भी एक पिक्चर और है और यहाँ पे you can see the X-ray is showing generalized edema. Full body में fluids नजर आ रहा है. You can see the size of the body because of fluid. और ये है fluid in the skin around the fetal head. और ये है fluid around the fetal lungs. ये कुछ pictures मैंने यहाँ पे लाया है. उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन वो है इक्ट्रस ग्रेविस नियोनेट्रम. दिस क्लिनिकल एंटिटी इज इफेक्ट ऑफ लेजर फॉर्म ऑफ HDFN. Baby is born alive without evidence of jaundice but soon develops it within 24 hours of birth. So ये कंडीशन है जहाँ पे as compared to हेड्रोप्स फेटालिस थोड़ा कम हेमोलाइसिस हो रहा है. और क्योंकि यहाँ पे हेमोलाइसिस जब फीटल लाइफ में हेमोलाइसिस होता रहता है उस वक्त जितना भी बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है दैट बिलीरुबिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू द प्लासेंटा इन द मैटरनल सर्कुलेशन. सो जब बेबी का बर्थ होता है बेबी इज नॉट बॉर्न जॉन्डिस्ड. बट एज सुन एज बर्थ टेक्स प्लेस हम लोग कर्टेन क्लैम्प करते हैं तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है क्योंकि हेमोलाइसिस कंटिन्यू हो रहा है फिटस के बॉडी में. तो उसकी वजह से बेबी जो है सूनर और लेटर बेबी बिकम्स जॉन्डिस्ड because premature liver of newborn fails to conjugate excessive amount of bilirubin. If bilirubin rise above 20 milligram per dl, bilirubin crosses blood-brain barrier leading to kernicterus, leading to permanent damage to the basal nucleus. This is a fatal condition. इसलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे मैनेजमेंट में. तो मैंने जैसे कि मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन द न्यूबॉर्न. उसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है कि एट बर्थ आफ्टर बर्थ 24 to 48 आवर्स के बाद में नॉर्मली हर बेबी में स्लाइट जॉन्डिस होता ही है बिकॉज उनके बॉडी में हेमोलाइसिस होता है. लेकिन अगर जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स नजर आने लग जाता है तो वो जरूर कोई ना कोई पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है एंड दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. थर्ड कंडीशन है दिस इज द माइल्डेस्ट फॉर्म congenital anemia of newborn. This is the mildest form of disease where hemolysis is going on slowly. Although anemia develops slowly within first few weeks, the jaundice is not evident. The destruction of RBC continues up to 6 weeks and then there are no antibodies available for hemolysis. The liver, spleen are enlarged, which are sites of extramedullary erythropoiesis. So as you know that हर बेबी में हर बेबी को मदर के प्लासेंटा के थ्रू पैसिव इम्यूनिटी मिलती है और वो कुछ पीरियड के लिए ही लास्ट करती है मे बी 3 months और सो. तो यहाँ पे भी ये जो एंटीबॉडीज जो बेबी को पास हुए हैं प्लासेंटा के थ्रू वो 6 weeks तक ही बेबी के बॉडी में रहेंगे और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं. तो जो हेमोलाइसिस बर्थ के बाद भी होता रहता है वो स्लोली होता रहता है जिसकी वजह से बेबी में स्लाइट एनीमिया रहता है और वो भी 6 weeks के बाद रुक जाता है. पर बेबी का लीवर और स्प्लीन थोड़ा एनलार्ज मिला रह सकता है क्योंकि यहाँ पे एनीमिया है और इसीलिए RBC प्रोडक्शन के लिए लीवर और स्प्लीन भी काम कर रहे हैं. सो दिस इज द थर्ड कंडीशन विच इज द माइल्डेस्ट कंडीशन. नाउ लेट्स सी द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन. पहला वाला जो केस है हाइड्रोप्स फेटालिस उसमें तो फीटल डेथ ही हो जाता है. जो सेकेंड और थर्ड केस है उसमें से जो सेकेंड केस है इक्ट्रस ग्रेविस नियोनेट्रम उसमें ज़्यादातर सीवियर जॉन्डिस होता है और उस जॉन्डिस में अगर जैसे कि मैंने बताया कि अगर बिलिरुबिन का लेवल बहुत हाई होगा तो बेबी कैन सफर विथ कर्निक्टरस विच कैन हैव फेटल आउटकम. तो इन दिस कंडीशन उस जॉन्डिस को मैनेज करने के लिए हम लोग एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन यूज़ कर सकते हैं. इसका इंडिकेशन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन का जो इंडिकेशन है वो है कॉर्ड ब्लड बिलिरुबिन लेवल अगर मोर देन 4 mg per dl हो या हेमोग्लोबिन लेस देन 11 ग्राम पर dl हो. राइजिंग रेट ऑफ बिलिरुबिन दैट इज मोर देन 1 mg per dl per hour despite phototherapy. Total bilirubin level 20 mg per dl or more.
तो ये कंडीशंस में हमको फिट बेबी के लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन करना शुरू करना पड़ेगा। अगर माइल्ड जॉन्डिस है, जैसा कि अपन ने जो प्रीवियस कंडीशन देखा, जो लास्ट कंडीशन देखा, तो उसमें वी कैन मैनेज दैट विथ लिबरल ब्रेस्ट फीडिंग एंड फोटोथेरेपी। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें मैंने एक छोटा सा एक पिक्चर लाया है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन का। दिस इज अ प्रोसीजर। यूजुअली एक और चीज़ यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जब भी आर एच निगेटिव वुमेन इज गिविंग बर्थ, एट दैट टाइम हमें कुछ कुछ चीज़ें रहती है जो ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ लेबर याद रखना है। उसमें से एक चीज़ यह है कि आपको बेबी का जो कॉर्ड है वो लॉन्ग रखना रहता है, और कॉर्ड ब्लड कलेक्ट करना रहता है, क्योंकि हमको इमीडिएटली बेबी का ब्लड चेक करना पड़ता है टू नो वेदर बेबी इज पॉजिटिव और निगेटिव। और अगर कॉर्ड लॉन्ग इसलिए रखना पड़ता है कि हमें हो सकता है उसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन देना पड़े। सो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन यूजुअली अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू दिया जाता है। यहाँ पे एक 3 वे लगाया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग फीटस का जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से कितना उसको ब्लड देना है वो हम लोग डोनर से लेंगे, और स्लोली स्लोली वी विल पुश 3 to 5 ml of blood to the fetus, and then after a few minutes we will also remove 3 to 5 ml of the blood from the fetal circulation. इसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन कहते हैं। हम यहाँ पे फीटस को एडल्ट्स की तरह पूरा ब्लड सिर्फ दे नहीं सकते, हमें उसको रिमूव भी करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो हार्ट है वो ज़्यादा अगर हमने उसको ब्लड दिया तो उसकी वजह से फेलियर में जा सकता है। वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है ब्लड का हैंडल नहीं कर सकते। एंड हम जब वेस्ट ब्लड रिमूव कर रहे तो उसके साथ जो बिलीरुबिन जो है वो वॉश आउट भी होता जाता है। सो इसीलिए हम लोग एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन देते हैं। दिस इज अनदर बिग टॉपिक। I have just given little idea about this exchange transfusion. This is a picture of phototherapy. As you know that mild bilirubin या physiological anemia, physiological jaundice वाले cases में हम fetus को फोटोथेरेपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कि हम बेबी को फ्लोरोसेंट लाइट के अंदर में रखते हैं। यहाँ पे आपको ये नर्सिंग केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बेबी है उसका आईज कवर करना बहुत ज़रूरी है। पूरा बॉडी उसका नेकेड रहेगा, बस आई कवर रहेगा और जेनिटालिया कवर रहेगा इन केस ऑफ मेल बेबी, because testis is in a scrotum in a thin sac, तो इसके ऊपर उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो फीमेल चाइल्ड में सिर्फ आइस कवर करा जाएगा और पूरा बॉडी ओपन रखा जाएगा, क्योंकि जो ये एक्सक्रीशन होने वाला है यहाँ पे वो स्किन के थ्रू होता है बाय द इफेक्ट ऑफ दिस फ्लोरेसेंट लाइट्स। जितना ज़्यादा स्किन एक्सपोज होगा लाइट को उतना जल्दी ये इफेक्ट होगा जॉन्डिस के ऊपर इसका। So this was about this topic of fetal affection. I hope it is clear. I am very thankful for you for watching my watching my videos. Please keep watching and sharing my video. Thank you very much. Bye bye.